हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज BSc थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक मैन्योर्स के विषय में देखेंगे। जैसा कि आपका सिलेबस है जिसमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स, जिसमें इम्पोर्टेंस आपको पढ़नी है, स्कोप पढ़ना है और आपको जो है देखा जाए तो वर्मी कंपोस्ट, FIM, अर्बन कंपोस्ट किस प्रकार से निर्माण किए जाते हैं इसके विषय में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। लेकिन आज हम लोग बेसिकली जो पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि वो मैन्योर्स होते क्या हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं क्या, इसके विषय में हम लोग जो है देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष जो है, आपका जो भारतवर्ष है यह एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे प्राचीन काल से ही मुख्य अगर कोई व्यवसाय रहा है तो रहा है कृषि, और इसी के माध्यम से ही हम अपने जीवन यापन को पूर्ण करते हैं। लगभग भारत का एक चौथाई इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लगभग 80% अगर देखा जाए जो गांव के क्षेत्र के लोग हैं, गांव की तरफ अगर देखा जाए जहां पे खेती का एक बड़ा समुदाय रहता है, वहां पे देखा जाए तो इसके लिए लालन पालन के लिए या फिर व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखी जाए, इन सब पे अगर किसी पे निर्भर कोई रहता है तो रहता है कृषि पर। अब ये कृषि पहले, चूँकि फर्टिलाइज़र के विषय में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हमारे देश में आज से नहीं, बहुत ही पहले से इस पे कार्य करते आए हुए हैं। हम अपने पुराणों में पढ़ते हैं कि चाहे वो आपके राम के युग का हो या कृष्ण के युग का हो, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि गायों का पालन किस प्रकार से होती थी, उनके गोबर का इस्तेमाल हम उर्वरक के रूप में किस प्रकार से करते हैं। मैं आपसे बता दूं कि 1300 ईसा पूर्व जो है, ईसा पूर्व आपके ऋषि पाराशर ने सर्वप्रथम क्या किए थे, गोबर खाद का इस्तेमाल उन्होंने किया था 1300 ईसा पूर्व। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक मैन्योर्स यानी कि खाद का, इसको हम लोग कह सकते हैं, अगर हिंदी में ऑर्गेनिक मैन्योर्स को कहा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, जैविक खाद। क्या कहते हैं, जैविक खाद। इसका उपयोग हम तब से करते आए हुए हैं, ये हमारे लिए नया नहीं है। लेकिन धीरे धीरे चूँकि हम पशुओं से दूर हटने लगे और सिर्फ हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स यानी जैविक खाद के उपयोग में हमारे अंदर एक मेंटालिटी ये रही कि हम गोबर के ही खादों से ही इसका उत्पादन कर सकते हैं या गोबर के खाद से ही कर सकते हैं, जिसके कारण जब कृषि का विस्तार हुआ तो विस्तार के समय ये क्या किए कि इसमें गोबर की खाद की जो कमियां थी वो स्पष्ट दिखने लगी। और उत्पादन, चूँकि आप जानते हैं कि गोबर के खाद हो या फिर आपका जो है अन्य चीज़ें हों, जैसे मैं आपसे बता दूं कि पशुओं के गोबर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, आपके अभी घोड़ा में देखा जाए या हम अपने यहाँ जो मुख्य रूप से पालन करते हैं गाय, तो गाय के गोबर के खाद में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो 0.30 पाई जाती है, जबकि भैंस में क्या है 0.30 पाई जाती है, किसमें, गाय में, और 0.26 पाई जाती है भैंस में, क्या, नाइट्रोजन। इसी प्रकार से आपका फास्फोरस भी है, पोटास भी है और अन्य खनिज पदार्थ भी हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं और गोबर के खाद के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसमें होता क्या है कि जो 0.30, अब ये देखा जाए तो इतनी मात्रा अगर हमें मिलती है, हमारे जानवरों के वेस्ट मटेरियल से हमें मिल रही है, तो इसका उपयोग यदि हम जब करते तो सड़ा गला कर नहीं हम करते थे, हम डायरेक्ट फेंकते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट डिकम्पोस्ट होने के कंडीशन पे एटमॉस्फेयर में चले जाते थे, कुछ मात्रा में ही बचती थी,
जिससे कि जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितना हमें चाहिए था भोजन, उतना हमें न्यूट्रिएंट्स उतनी मात्रा में हमें नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से हमारा जो उत्पादन था, ये बढ़ती हुई जनसंख्या में अगर देखा जाए, जो उत्पादन थी वो बहुत ही नगण्य थी, कम थी, जिसकी वजह से हम इससे धीरे धीरे पीछे की तरफ जाना शुरू कर दिए। बाद में आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक मैन्योर, जो हम इससे पहले आपके अगर हम प्राचीन भारत की तरफ जाएं तो वहाँ पे सिर्फ अगर किसी का उपयोग हम लोग करते थे तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स का करते थे, जैविक खादों का उपयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये देखा गया कि इसमें उत्पादन उतना बेहतर नहीं है, तब हम लोग जो है क्या किए कि केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ मूवमेंट किए, केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ जो है फर्टिलाइज़र की तरफ मूवमेंट कर दिए। अब केमिकल फर्टिलाइज़र ये कब हुआ, ये एक्चुअली क्या है कि देखा जाए तो 1800 ईस्वी के 1887-83 के ईस्वी के आसपास जो है केमिकल फर्टिलाइज़र और जगहों पर यूज होते थे। हमारे देश में अगर देखा जाए तो 1965 में केमिकल फर्टिलाइज़र प्रारंभ किया गया, किसके लिए, ये आपका हरित क्रांति को लेकर के। हरित क्रांति के समय जो है इसका उपयोग प्रारंभ हुआ। हरित क्रांति से ही इसको माना जाता है केमिकल फर्टिलाइज़र को लाने के लिए। अब 1965 ईस्वी से जब इसका विस्तार शुरू हुआ, चूँकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र थे जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये सब थे, तो यहाँ पे चूँकि सबसे ज़्यादा अगर हमें न्यूट्रिएंट्स में किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो शरीर के बढ़ने और विकास करने के लिए नाइट्रोजन की पड़ती है, जिसके कारण इसकी उपयोगिता अधिक थी और यही कारण था कि इस पर बहुत ज़्यादा जोर भी दिया गया, सोर्सेज भी तैयार किए गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन आया वो 46% के लिए आया। अब 46% वाले नाइट्रोजन के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट आप देखेंगे जैविक खाद से क्या है 0.30, जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र से अगर देखा जाए तो ये 46% नाइट्रोजन मिल रहा था, जिसके कारण हमारे जो उत्पादन थे वो कई गुना, जैसे जो ऑर्गेनिक मैन्योर से उत्पादन किए जाते थे वो कई गुना जो है वो क्या हुए, वृद्धि किए गए, कई गुना बढ़ा। और बढ़ने का रीज़न था कि वहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास, जिनके अंदर हम कहें अगर कार्बनिक रूप से हम देखें, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि नाइट्रोजन को लेकर के यहाँ पे क्या हुआ कि नाइट्रोजन को लेकर के हम देख रहे हैं कि जैसे 0.33 था तो ये तो नाइट्रोजन के लिए था। यहाँ पे अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में क्या था 0.18 था, और पोटास की अगर हम बात करें तो ये क्या गया, ये कितना था 0.18 था। जबकि यहाँ केमिकली रूप से देखा जाए तो आपके जो केमिकल फर्टिलाइज़र थे उस पर नाइट्रोजन आपका 46% का मिलता था, म्यूरिक आप पोटास का यूज़ करते 60% का मिलता है पोटास, और आप अगर इसका फास्फोरस का DAP का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी आप 46 के एवं पाते। तो जो ये रेशियो मिला फर्टिलाइज़र का और जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स में था उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर था। यही एक कारण था, चूँकि न्यूट्रिएंट्स के दम पर ही हम अपने जीवन को चला सकते हैं। तो जब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भरपूर मिलने लगी तो जो शरीर थी, प्लांट की जो बॉडी की शरीर थी वो डेवलप करने लगी, और डेवलप करने की वजह से वहाँ पे जो बारियाँ निकली, जो उसमें सीड पड़े, वो पूर्णतः मैच्योर मिले, और पूर्णतः मैच्योर मिलने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि जो फसल का उत्पादन क्षमता थी वो काफ़ी अधिक प्राप्त की गई। ये इसका विस्तार हुआ हमारे समाज में, और जब विस्तार हुआ तो उसी विस्तार के समय वहाँ पे लोगों का माइंड डाइवर्ट होकर के ऑर्गेनिक मैन्योर से वो केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ मुड़ गया। आज जब केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ मुड़ गया तो केमिकल फर्टिलाइज़र की सबसे बड़ी कमियां की है क्या है कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स में और केमिकल फर्टिलाइज़र, चूँकि बेहतर अगर हम न्यूट्रिएंट्स के आधार पे देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको मिल रहा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। लेकिन अगर हम सॉइल के
अकॉर्डिंग देखें, सॉइल के हिसाब से देखें, तो हमें क्या होगा कि जो ये केमिकल के द्वारा मिल रहा था आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स के हिसाब से मिलता था, उसमें कुछ चीज़ों का परिवर्तन था। जैसे हम लोगों ने मेजर रिक्वायरमेंट को ही देखा। मेजर रिक्वायरमेंट क्या थे, और इसीलिए उनको मेजर में रखा गया। मेजर रिक्वायरमेंट था नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसके साथ साथ क्या है कि हम लोगों ने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ बहुत कम ध्यान दिया, और मेजर और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमने फसलों को दिया। और क्या हुआ, इसके साथ साथ सिर्फ जो, चूंकि ये एसिडिक कंडीशन के बनते थे, केमिकली थे और काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन वाले थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने देखा कि जो एसिडिक कंडीशन के होने के कारण ज्वलनशीलता, आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जब नाइट्रोजन का उपयोग हुआ, पोटास का उपयोग हुआ, फास्फोरस का उपयोग हुआ, तो ये क्या किए कि यह नाइट्रोजन वहाँ पे सॉइल के अंदर उपस्थित, देखिए सॉइल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखी जाए तो सॉइल किन किन आधार पे मृदा का निर्माण होता है या निर्माण किया जा सकता है, तो किया जाता है उसके फिजिकल कंडीशन पर, उसके केमिकल कंडीशन पे, और उसके बायोलॉजिकल कंडीशन। अब आप समझ सकते हैं कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये तीनों अगर मेंटेन नहीं है तो वो सॉइल नहीं होता है। ये मेरा मानना है। यदि सॉइल को अगर आप पूर्ण रूप से मान रहे हैं कि एक मृदा है, स्वस्थ मृदा है, हेल्दी सॉइल है, तो उनके अंदर जो उनका फिजिकल कंडीशन है, केमिकल कंडीशन है और बायोलॉजिकल कंडीशन है, ये बेहतर होनी चाहिए। अगर ये बेहतर नहीं है तो सॉइल नहीं हम कर सकते। जैसे मैं आपसे बता दूं कि किसी भी, अगर जब हम पोषक तत्वों की बात करते हैं तो हम पोषक तत्वों के आधार पे हम देखते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और सारे जो कंपाउंड्स हैं अगर उस सीड के अंदर नहीं है या उस मटेरियल के अंदर नहीं है तो उसको हम कंप्लीट फूड नहीं मान सकते। उसी प्रकार से ये तीनों यदि वहाँ पे उपस्थित और ठीक प्रकार से, ठीक पैमाने में नहीं है तो हम उसे सॉइल नहीं कर सकते। अब इसको मेंटेन करने के लिए होता क्या था, जो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज हुआ उसमें और इसमें अंतर क्या हुआ कि आपका यहाँ पे एक थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग में फर्टिलाइज़र है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे क्या है कि आप जो फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र है, वो सिर्फ मृदा के केमिकली कंडीशन को ही, केमिकली रूप से ही उसे परिपक्व करता है। उसके द्वारा ना ही फिजिकल कंडीशन मेंटेन होती है और ना ही बायोलॉजिकल होती है। क्यों? क्योंकि जो है आपको बता दें कि मृदा के फॉर्मेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो मैं एक अभी इसी पे एक थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, और आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, नो डाउट। आप इन्हीं चीज़ों को हम, जैसे हमने कहा कि उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल अगर मेंटेन नहीं है तो उसे हम सॉइल नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, कैसे कि 2 गमले ले लीजिए अलग अलग, दोनों गमलों में, अब एक में हमने क्या किया कि ऑर्गेनिक उपयोग किया और एक में हमने क्या किया, ऑर्गेनिक मैन्योर्स को लिया, और एक में हमने क्या किया कि केमिकल फर्टिलाइज़र लिया, केमिकल फर्टिलाइज़र लिया। अब यहाँ पे हमने बालू भर ली, सैंड का उपयोग करते हैं इसमें। अब अगर हमको मृदाओं को देखना है कि किस प्रकार से मृदा का निर्माण होना है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, बगैर सोचे समझे कर सकते हैं। बस इन चीज़ों को ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ। एक ऑर्गेनिक मैन्योर्स वाले पार्ट को और एक केमिकल फर्टिलाइज़र वाले 2 पार्ट में आप क्या करेंगे कि एक जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वाला है उसमें पत्तियाँ, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो अवेलेबल हो आपके पास, जो सुविधा अनुसार आपको मिल जाए आसानी से, उसे लेकर के इसमें क्या करेंगे, मिला लेंगे।
जब वो खाद के रूप में हो, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पत्ती तोड़ के लाए रख दी, क्योंकि तो उसमें और समय लगेगा, क्योंकि वो कन्वर्ट होगा, डिकम्पोस्ट होगा, तब जाके मिलेगा। अगर वो डिकम्पोस्ट हुआ रहेगा और आएगा तो उसके लिए आसानी होगी, समय कम लगेंगे। आप ऑर्गेनिक मैन्योर्स वाले पॉट में यानी कि गमले में आप आसानी से मिला लीजिए। और इसी प्रकार से केमिकल फर्टिलाइज़र को उसी दूसरे वाले पॉट में जिसमें बालू रखा गया है उसमें मिला लीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर्स वाला पॉट होगा उनके अंदर कोलाइडल कंडीशन आएंगी, उनके अंदर भुरभुरीपन आएंगी, उसमें थोड़ी सी जो सॉइल होगी वो आप देखेंगे कि सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होगी, उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आएगी, उसमें सीसी। मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक में तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन जाएंगी आपकी, सीसी बनेंगी जिसको हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं, जहाँ पर आसानी से इनका निर्माण होगा और आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। दूसरा आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बनेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मेंटेन होगी। तीसरी चीज़ आप देखेंगे कि वहाँ की जो मिट्टियाँ होंगी वहाँ पे कोलाइडल कंडीशन बनेगी। इसके साथ साथ क्या होगा कि वहाँ पे जो निर्माण होगा, जो पौधों का निर्माण होगा, मृदा का निर्माण होगा, उसमें चिपचिपापन, चूँकि कोलाइडल कंडीशन है तो चिपचिपापन आना स्वाभाविक है। और सारी चीज़ें जो कि भौतिक रूप से आप देखेंगे कि वहाँ पे उपस्थित हो जाएंगी, जो कि एक मृदा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। मृदा वही स्वस्थ और सही कही जाती हैं जिसमें भौतिक रूप से, केमिकली रूप से, बायोलॉजिकली रूप से, तीनों रूप से वहाँ पे प्राप्त होती है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसका जो फिजिकल कंडीशन होगा वो मेंटेन होगा, जो इसका केमिकल कंडीशन होगा, क्योंकि जब डिकम्पोस्ट होगी तो निश्चित रूप से जब भी कोई शरीर टूटती है, जैसे मैं बता दूं कि ये शरीर है, ये शरीर टूटती है, तो मैं आपसे बता दूं कि शरीर का निर्माण लोग कहते हैं कि सेल से होती है। बायोलॉजी के शब्दों में पढ़ेंगे तो आपको सेल्स महसूस होंगे कि ये सेल से होते हैं। आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो ये तत्वों से मिलकर बनती है, लेकिन अगर केमिकल के रूप से आप देखेंगे तो केमिकल रूप से आप देखेंगे कि छोटे छोटे एलिमेंटों के या कंपाउंडों के निर्माण से जुड़ने की वजह से शरीर का निर्माण होता है। इसके लिए मैं आपसे उदाहरण दूं कि हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स है यानी कि C6H12O6 है। प्रोटीन है यानी कि अमीनो एसिड से निर्माण होती है NH2CH3OOH। यहाँ पे आपको लिख के मैं दिखा सकता हूँ, और मैं ये रिएक्शन भी आपको दिखा सकता हूँ कि किस प्रकार से ये बन रहे हैं। वो रिएक्शन दोनों को मैं अभी आपको इसको स्पष्ट कर देता हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि जब पौधा पहली बार शुरू करता है अपनी क्रियाएं, अगर पौधा बना हुआ है तो आप देखते हैं कि वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और धरातल से जो है H2O को लेता है, और निर्माण क्या करता है 6CO2 + 6H2O अब बना देता है C6CH12O6 + 6O2। ठीक है, चूंकि हमारा यहाँ पे काम है तो ये बन जाता है क्या है, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का जब निर्माण होता है, एनर्जी में यूज होता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल चलती है, तो उसी दरमियान ये कीटोनिक समूह में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब कीटोनिक समूह में है तो किस प्रकार से होंगी, कीटोनिक समूह में है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब अमोनिया एक साथ जुड़ती है और क्या होता है NaDH2, क्योंकि इनको जोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जब इनको जोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो ये क्या करती हैं, जब ये रिएक्शन होती हैं जहाँ प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि H2O बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निर्माण हो जाता है CH NH2
और COOH। और अमीनो एसिड का क्या है सूत्र है? अमीनो एसिड का सूत्र होता है NH2CH3COOH। अब आप जान सकते हैं इसी माध्यम से कि ये कैसे बना। कार्बोहाइड्रेट्स यही चीज़ें जो नेचर के द्वारा मिला हुआ, अब हमें देना क्या होता है? नाइट्रोजन। अमोनिया के संश्लेषण के लिए सिर्फ हम नाइट्रोजन दे देते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। हमारा कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जो ये ग्लूकोज का निर्माण हुआ, जो ये प्रोटीन का निर्माण हुआ, इन सब के निर्माण में किन का योगदान है? इनका, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। इसी प्रकार से बहुत ऐसे एलिमेंट्स, कंपाउंड जो हमारे शरीर के अंदर इंक्लूड होते हैं और हमारे शरीर को मिलते हैं। जब ये टूटते हैं, डीकम, चूंकि जिनका जिससे निर्माण हुआ होता है वो उसी में जा कर के मिल जाता है, वो उसी में टूट के बदलता है। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं ना, तो रोटी खाते हैं तो रोटी में पॉलीहाइड्रॉक्साइड होती है, पॉलीकीटोन होते हैं, पॉलीएल्डिहाइडिक होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जिसको सेलुलोज स्टार्च कहते हैं। इसी प्रकार से पॉलीपेप्टाइड के थ्रू जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये बड़े बड़े रूप में होते हैं। जैसे हमारी शरीर जो दिख रही है वो पॉली में है, इसलिए दिख रही है, नहीं तो नहीं दिखती। अब ये क्या, जो यही पॉली है वो डाई में, डाई से मोनो में, मोनो से फिर वो क्या होगी? अलग अलग चेंज हो जाएंगी। ये छोटे छोटे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या होंगे? वो बाहर निकल आएंगे, और जब बाहर निकल जाएंगे तो फिर इनका निर्माण हो जाता है। तो ये सब चीज़ों का मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये टूट करके डिकम्पोस्ट हो करके, जब डिकम्पोस्ट होंगे तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? वो निकल आएंगी। तो इनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ साथ क्या है कि ये यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो आयनिक क्रियाएं हैं, जो हम CC कहते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, भी क्रियाएं तीव्रता के साथ बेहतर तरीके से हो सकती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे इसके बाद आता है नंबर बायोलॉजिकल का। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल की बात आई। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे कृषि के लिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारे फसलों के लिए, हमारे खेतों के लिए सबसे उपयोगी होते हैं। अब कोई वहाँ पे अगर जीव है तो उसको भोजन चाहिए। जैसे हम इस पृथ्वी पर हैं तो हम आसमान से कुछ नहीं लेते, इसके लिए हमारे लिए भोजन चाहिए। और जो भोजन चाहिए वो भोजन कहाँ से मिलती है? वो पत्तियों से मिलती है, फूड से मिलती है, अनाज से मिलती है, उसे हम अपना जीवन यापन करते हैं। उसी प्रकार से जो सॉइल के अंदर छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए, उनके जो भोजन की आवश्यकता होती है, तो उस भोजन के लिए इनको क्या चाहिए? ऑर्गेनिक चाहिए, मेन्योर्स, यानी छोटे छोटे जो टूटे हुए शरीर हैं जिनको खा करके वो अपना जीवन यापन कर सके। तो ये कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये सारे कंडीशन इनके लिए सबसे बेहतर होता है। किसके लिए? ऑर्गेनिक मेन्योर्स के लिए। वहीं पे क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर जो यहाँ पे आप डाल रहे हैं, आप देख लीजिएगा, आप जैसे ही डालेंगे पानी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से पानी निरंतर नीचे की तरफ आ जाएगा, और जब नीचे की तरफ आ जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नीचे आप जानते हैं पॉट में छिद्र होती है, उसी से वो बाहर निकल आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि सिर्फ केमिकल ही यहाँ पे मौजूद होंगे, वहाँ पे फिजिकल और बायोलॉजिकल, यानी कि यहाँ पे हम आपसे बता दें, जो ऑर्गेनिक था, यहाँ पे जो सेंड था, जो सिल्ट बनेगा और जो क्ले बनेगा, फिजिकल रूप से देखा जाए तो सेंड सिल्ट का एक समान स्वरूप बन के मृदा का निर्माण हो जाएगा। जबकि यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, वो वैसी ही पड़ी रहेंगी, और ना ही इसमें ठीक प्रकार से CSC हो सकती है, ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो सकती है, ना कोलाइडल कंडीशन आ सकती है, चिपचिपापन नहीं रहेगा, और ना ही जो है आपके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन, क्योंकि आप एसिटिक रहता है, वहाँ पे भोजन है नहीं तो छोटे जीव वहाँ पे रह नहीं सकते हैं। सीधी चीज़ ये है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इनके निर्माण के लिए क्यों हमारे लिए आवश्यक होते हैं, आप समझ ही सकते हैं, मृदा के लिए सबसे उपयोगी होते हैं, इसलिए हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स का उपयोग कर सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में करने चाहिए।
चूँकि मैं इससे पहले आपसे बोला कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स हमारी उत्पादन बहुत प्रभावित थी, तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स प्रभावित होने के कारण हम उसका अगर पूर्णतः उसी का उपयोग करेंगे तो संभव नहीं है। तो इसके लिए जो मेरा खुद का राय है वो ये है कि ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो हमको उत्पादन बेहतर मिलती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे।